आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 6.7। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी बल युग्म का आघूर्ण उस बिंदु के ऊपर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आप आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु के सापेक्ष हम लोग टार्क ज्ञात करते हैं, टार्क उस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमको दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाया गया है 6.22। तो देखिए ये एक बिंदु है, मूल बिंदु कह सकते हैं, ओरिजिन ओ। इससे ए बिंदु पर यानी R1 दूरी पर एक बल -F लग रहा है और R2 दूरी पर एक बल F लग रहा है, और ये -F और ये F एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में समान है। क्योंकि दोनों F हैं तो परिमाण में समान है, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो दिशा में विपरीत है। क्योंकि बल सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी दिशा अगर उल्टेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। और ये दो बल जो लग रहे हैं, इनके बीच मिलाने वाली रेखा AB है। तो यहाँ पर देखिए ये O से A की तरफ एक तीर लगाया गया है और इधर O से B की तरफ तीर लगाया गया है और इधर A से B की तरफ एक तीर लगाया गया है। तो ऐसा क्यों है, पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक दृढ़ पिंड लीजिए जिस पर चित्र 6.22 में दिखाए अनुसार बल युग्म लगा है। युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये बलों का जोड़ा हो गया। बलों का जोड़ा या बल युग्म हम उसी को कहेंगे जो परिमाण में बराबर हो, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन दिशा अपोजिट हो। इसको ध्यान देना। तो बल F एवं -F क्रमशः बिंदु B और A पर लगे हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष इन बिंदुओं के स्थित सदिश क्रमशः R2 एवं R1 है। तो R2 और R1 ये मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में F और -F के पोजीशन वेक्टर है। F का पोजीशन वेक्टर R2 है और -F का पोजीशन वेक्टर ये R1 है। स्थित सदिश यानी इस केंद्र बिंदु से कहाँ पर स्थित है उसे स्थित सदिश कहेंगे, क्योंकि ये बल सदिश राशि है। और इस O से कहाँ पर स्थित है तो सदिश है, तो स्थित सदिश इसको कहा जा रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है आइए मूल बिंदु के परितः बलों के आघूर्ण ज्ञात करें। तो बलों का आघूर्ण यानी अब हमको टार्क ज्ञात करना है, तो उसको देखते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण बराबर युग्म बनाने वाले बलों के आघूर्णों का योग। तो बल युग्म का आघूर्ण, जैसी बात है, युग्म का मतलब जोड़ा, तो युग्म बनाने वाले जो बल हैं उन बलों का आघूर्ण। तो बलों का आघूर्ण यानी बल आघूर्ण टार्क क्या होता है, हमने आपको फार्मूला बताया था, पीछे NCERT मिला है, R क्रॉस F। तो यहाँ पर -F जो बल लगा है हमारा, इसकी केंद्र बिंदु से दूरी R1 है, तो इसलिए R -F क्रॉस R1 हो जाएगा और इसके लिए F क्रॉस R2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए R1 क्रॉस -F प्लस R2 क्रॉस F, तो ये हो जाएगा हमारा R2 क्रॉस F, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -R1 क्रॉस F बराबर R2 -R1 हो जाएगा। F कॉमन हो जाएगा F, लेकिन R1 प्लस AB बराबर R2। ध्यान दीजिए R1 प्लस AB बराबर R2।
तो अगर हम ये R2 निकालना चाहें तो R1 प्लस AB कर देंगे, तो ये हमारा R2 निकल आएगा। तो R1 प्लस AB बराबर R2 कैसे निकलेगा, इसको समझिए। तो जैसे ये दिशा इधर को है इस वेक्टर की R1 की, तो इस पर सिर से पूंछ जोड़ी जाती है। हेड टेल हम लोग जोड़ते थे, सिर और पूंछ सदिश की हम जोड़ते थे या वेक्टर की जोड़ते थे, जैसा पीछे पढ़ा है। तो इस सदिश को अगर R1 को उठा करके इसके सिर पे रख दें, इसकी पूंछ और इसका सिर, तो ये ऐसे चला जाएगा। और इसकी अगर जो है इसको रखें, इस वाले को, तो इसके सिर पर और इसके पूंछ पर इसको इस तरह कर सकते हैं। देख लीजिए, इसी के समांतर ये मान लीजिए हमारा R1 हो गया, ये मान लीजिए हमारा R1 हो गया जो ये है। अब देखिए आगे, अब इसको उठा करके इसके सिर पे रख दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये हमारा R2 हो जाएगा। तो जैसे ये नीचे को बना है वैसे ये ऊपर को बन जाएगा। तो अगर अब हमको R2 निकालना हो, R2 ये वाला, तो AB प्लस R1 हो जाएगा। AB प्लस R1, जैसा हमने पीछे वेक्टर वाले चैप्टर में सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है ये हमने निकाला था। इसी प्रकार से अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है R2 बराबर R1 प्लस AB, इसलिए AB बराबर R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो AB निकालना हो तो R2 माइनस R1 हो जाएगा जैसे किए हैं। तो R2 माइनस R1 बराबर ये AB हो जाएगा, जैसे चित्र हमने बनाया था उसी प्रकार से बनाएंगे तो ये स्थिति बन जाएगी। तो बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ये होता था बल युग्म का आघूर्ण यानी टार्क। तो यहाँ पर देखिए जो दो बल लगे हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच ये जो दूरी है AB, इसका गुणा हो जाएगा। और AB की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, R2 माइनस R1 बराबर AB। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है स्पष्टतः यह मान मूल बिंदु यानी वो बिंदु जिसके परितः हमने बलों के आघूर्ण लिए हैं उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो मूल बिंदु है, ये जो हमने बल लिए हैं, तो बल का आघूर्ण क्या आया, बल F गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी AB। तो इस AB का इस मूल बिंदु से कोई तात्पर्य नहीं है, कहीं भी मूल बिंदु का जिक्र नहीं आया। अतः यह मान मूल बिंदु यानी वो बिंदु जिसके परितः हमने बलों के आघूर्ण लिए हैं उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर देखिए जो निकल के आया AB गुणे F, ध्यान दीजिए कि ये बीच की AB पहले रहेगी, बल बाद में रहेगा, AB क्रॉस F, ये ध्यान देना है। अब आगे आ जाता है हमारा आघूर्णों का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है एक आदर्श उत्तोलक, उत्तोलक को अंग्रेजी में हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर। तो उत्तोलक या लीवर का मतलब ये है कि यहाँ पर एक खूंटी है जो इस छड़ को उठाए हुए है, तो उठाए हुए को उत्तोलक कहते हैं और इधर उधर भार लटका दिए जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर मोटी भाषा में समझें तो उत्तोलक या लीवर सीधा सीधा हमारा तराजू है, जिसमें दो पलड़े रहते हैं। हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक तरफ 1 किलो का बांट रखते हैं, दूसरी तरफ सब्जी रख के तौलते हैं, तो वो इधर उधर बीच वाली राड इधर उधर जाती है। तो ये उत्तोलक का सबसे साधारण उदाहरण है। तो वही कह रहा है आघूर्णों का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में कह रहा है एक आदर्श उत्तोलक यानी आइडियल लीवर अनिवार्य रूप से एक ऐसी हल्की यानी नगण्य द्रव्यमान वाली छड़ है जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः घूम सकती है। तो आदर्श उत्तोलक में जो छड़ ली जाती है, ध्यान दीजिए, उसका द्रव्यमान नगण्य होना चाहिए, यानी मास 0 होना चाहिए, और अपने जो बिंदु लिया जा रहा है, जैसे ये बिंदु लिया गया, इसके परितः इधर उधर ऐसे घूम सके, यह बिंदु आलंब कहलाता है। ध्यान दीजिए कि यह बिंदु जिस पर यह टिकी होती है, इस बिंदु को जिसके परितः ये घूम सकती है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे फलक्रम बोलते हैं। तो जिसे हम फलक्रम कहते हैं, हिंदी में उसे आलंब कहते हैं। तो ये हमारा आलंब है। आलंब का मतलब ये छड़ जिस बिंदु के इधर उधर घूम सकती है, उसी को हम आलंब कहते हैं। बच्चों के खेल के मैदान में लगा शीशा उत्तोलक का एक प्रातिनिधिक उदाहरण है। तो देखा होगा कि पार्क में एक झूला लगा रहता है, जिसमें एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर, एक इधर बैठेगा, एक इधर, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। बीच में वो कहीं कसा रहता है, वहाँ पे घूम सकता है। तो बच्चे इधर उधर ऐसे ऐसे झूलते हैं, तो उसे शीशा उत्तोलक कहते हैं या शीशा लीवर कहते हैं। दो बल F1 एवं F2 जो एक दूसरे के समांतर है, उत्तोलक के सिरों पर इसके लंबवत तथा आलंब से क्रमशः D1 एवं D2 दूरी पर लगाए गए हैं, जैसा चित्र 6.23 में दर्शाया गया है। तो देखिए, एक बल ये F1 है, एक बल F2 है। ये दोनों आपस में समांतर है, इनके बीच की दूरी बराबर है हर जगह। तो दोनों बल एक दूसरे के समांतर है। ये बल F1 A बिंदु से जो फलक्रम है उसकी दूरी D1 है, और जो F2 बल लगाया गया है B बिंदु से जो फलक्रम है उसकी दूरी D2 है। और यहाँ पर देखिए, दोनों बलों के कारण ये प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर लग रही है। रिएक्शन फोर्स जिसको कह सकते हैं, रिएक्शन प्रतिक्रिया बल वो है। तो आप देखिए, नीचे पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस बल अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा, ये बल की अधिकता होगी, तो इस छड़ को ऐसे घुमा देगा, इसलिए तीर ऐसे लगाया गया है। इस बल की अधिकता होगी तो ये छड़ को ऐसे घुमा देगा, इसलिए तीर ऐसे लगाया गया है। तो देखिए, अब कह रहा है ये उत्तोलक यानी ये लीवर यांत्रिक रूप से एक संतुलित निकाय है, यानी फिजिकली ये बैलेंस है। माना कि आलंब पर बलों का प्रतिक्रिया बल R है। कह रहा है ये मान ले अगर हम कि जो फोर्स लग रहे हैं उनका रिएक्शन फोर्स या प्रतिक्रिया बल यहाँ पर R लग रहा है। तो बल जो नीचे की ओर है, तो प्रतिक्रिया बल क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ऐसा न्यूटन ने बताया है। तो बल इधर को है, तो प्रतिक्रिया बल इनके विपरीत यानी ऊपर की ओर। यह बलों F1 एवं F2 की विपरीत दिशा में प्रभावी है। स्थानांतरीय संतुलन के लिए R - F1 - F2 बराबर 0। तो अगर हम स्थानांतरीय संतुलन की बात करें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी ये छड़ इधर उधर खिसकने की बात हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात हो, इस छड़ की रेखीय गति की बात हो, तो इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। हम दो प्रकार के संतुलन की बात करते हैं, एक घूर्णन संतुलन, एक स्थानांतरीय यानी ट्रांसलेशनल संतुलन। तो घूर्णन जब ये आपस में एक दूसरे की जगह पर घूमे, और घूर्णन संतुलन का मतलब है कि ये छड़ इसी अपने बिंदु पर घूमने लगे। तो स्थानांतरीय संतुलन में सारे बलों का योग 0 होगा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे
यहाँ पर देखिए ये प्रतिक्रिया बल R इन दोनों के विपरीत है, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनको जोड़ देंगे। F2 बराबर 0। चूँकि ये विपरीत दिशा में है इन दोनों के, इसलिए इनके बीच में माइनस लगा है। अब ये हम ब्रैकेट खोलेंगे तो R माइनस F1 माइनस F2 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं। और घूर्णी संतुलन में, अब अगर इसके घूमने की बात करें तो घूर्णी संतुलन में आलम्ब के पड़ता है आघूर्ण लेने पर इन बलों आघूर्णों का योग 0 होगा। अब देखिए अगर घूमने की बात करें तो स्थानांतरी गति की बात करेंगे तो ये तीनों आ गए थे, लेकिन घूमने की बात करेंगे तो चूंकि ये उस बिंदु पर लग रहा है जहाँ पर फल क्रम है, आलम्ब है, प्रतिक्रिया उस बिंदु पर है, तो चूंकि प्रतिक्रिया की आलम्ब से कोई दूरी नहीं है, इसलिए यह इसको घुमाने में कोई सहयोग नहीं करेगा। इस लकड़ी को या इस रॉड को घुमाने में कोई सहयोग नहीं करेगा। तो जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का अगर योग लेंगे तो इस प्रतिक्रिया बल को नहीं लेंगे, क्योंकि ये आलम्ब पर लग रहा है, ये घुमाने में कोई सहयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये छड़ केवल F1 और F2 बल के कारण घूम सकती है, और F1 इधर को घुमाने का प्रयास कर रहा है, F2 इधर को घुमाने का प्रयास कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत घुमाने का प्रयास करते हैं, इसलिए बीच में चिन्ह माइनस रहेगा। और D1 दूरी बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो ये फलक्रम है तो बल F1 है और बीच की दूरी D1 है, तो दूरी गुणे बाद में बल लिखना है, R क्रॉस F होता है, तो D1 F1 लिखा है, D पहले लिखा है। लंबवत दूरी देखिए ली जाती है तो बल की इस दूरी से ये लंबवत, ये 90 डिग्री कोण है, तो D1 F1 माइनस D2 F2 हो जाएगा। माइनस इसलिए है क्योंकि ये इधर को घुमाएगा तो ये इधर को घुमाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत घुमा रहे हैं, तो हम लिखेंगे तो योग ही, लेकिन वो माइनस हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखेंगे D1 F1 प्लस, अब देखिए इसकी दिशा अगर ये घुमाने की इधर है तो इसकी दिशा घुमाने की इधर है, तो चूंकि ये विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं तो ये अपने आप एक में माइनस आ जाएगा, माइनस D2 F2 इक्वल टू 0। तो अब ये हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अपने आप D1 F1 माइनस D2 F2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा गया है। आप देखिए नीचे समझने का प्रयास करिए। कह रहा है सामान्यतः वामावर्ताघूर्णों को धनात्मक एवं दक्षिणावर्ताघूर्णों को ऋणात्मक लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त जितने आघूर्ण हैं उनको धनात्मक एवं दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज वाले आघूर्णों को ऋणात्मक लिया जाता है, जैसा हमने ऊपर ले करके आपको बताया। कह रहा है ध्यान दें कि R अभिलंब पर ही कार्यरत है और इसका आघूर्ण शून्य है। चूंकि जो R प्रतिक्रिया बल है वो फलक्रम यानी आलम्ब पर ही कार्यरत है, इसलिए उसके कारण रॉड घूमेगी नहीं, इसलिए बलाघूर्ण उसका 0 है। अब देखिए कह रहा है कि उत्तोलक यानी लीवर के इस मामले में F1 प्रायः कोई लोड होता है जिसे उठाना होता है, उसे भार कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लीवर या उत्तोलक के मामले में बात करते हैं तो उत्तोलक मतलब उठाने वाला, तो एक तरफ हम बल लगाते हैं और बल लगा करके किसी भार को उठाना रहता है, तो वही कह रहा है कि F1 प्रायः कोई लोड होता है जिसे उठाना होता है, इसे भार कहते हैं। तो ध्यान दीजिए F1 कोई लोड होता है, अगर उत्तोलक की बात करें तो F1 कोई लोड होता है और इसको उठाना रहता है। तो यहाँ से देखिए F1 की ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी जितनी हम ज़्यादा रखते हैं तो हमको उतना कम बल लगाना पड़ता है, तो बल लगा के जब इसको दाबेंगे तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसी कंडीशन में जो स्थिति बनती है उसी
संरचना को हम लीवर कहते हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आलम्ब से इसकी दूरी d1 भार की भुजा कहलाती है। बल F2 लोड को उठाने के लिए लगाया गया बल प्रयास है। तो ये जो d1 है हमारा, ये भार की भुजा है यानी वेट आर्म है, भार की भुजा यानी ये वेट आर्म है, और ये फोर्स आर्म कह सकते हैं, बल लगाने वाली भुजा। कह रहा है आलम्ब से इसकी दूरी प्रायः भुजा कहलाती है। तो आलम्ब से इसकी दूरी प्रायः भुजा या आर्म कहते हैं। समीकरण 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 जो है ये माइनस ये इधर जाएगा, तो d1 F1 बराबर d2 F2 हो जाएगा, या भार गुणे भार की भुजा बराबर प्रयास गुणे प्रयास की भुजा। तो ये भार जो F1 है इसको उठाना है बल लगा करके, और बल हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, तो चूंकि हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं भार को, इसलिए प्रयास गुणे प्रयास की भुजा लिखा गया। तो क्यों लिखा गया है इस चीज को भी समझने का आप लोग प्रयास करिए। तो यहाँ पर देखिए लोड आर्म इंटू लोड बराबर इफर्ट आर्म इंटू इफर्ट, इफर्ट आर्म इंटू इफर्ट। भुजा पहले लिखेंगे, बल बाद में लिखेंगे, तो इसको ध्यान देना। तो ये हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा उपरोक्त समीकरण किसी उत्तोलक के लिए आघूर्णों का नियम व्यक्त करती है। अनुपात F1/F2 यांत्रिक लाभ कहलाता है। मैकेनिकल अफेक्ट, या देखते हैं इसको अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, लाभ मतलब एडवांटेज, इसलिए ब्रैकेट में MA लिखा गया है। तो देखिए F1 d1 F1 बराबर d2 F2 था, तो MA यानी मैकेनिकल अफेक्ट अगर निकालना हो तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं F1/F2 बराबर d2/d1। ये हमारा यांत्रिक लाभ या अंग्रेजी में मैकेनिकल एडवांटेज कहलाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि प्रयास भुजा d2 की लंबाई भार भुजा d1 से अधिक हो तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर इस फार्मूले को देखें तो ये कह रहा है कि ये d2 अगर d1 से ज्यादा हो, ये भार भुजा है, ये प्रयास भुजा है d2। तो हमने देखा है अभी फिगर में कि d2 की लंबाई d1 से ज्यादा है। देखिए d2 ये यहाँ से ये ज्यादा है, d1 कम है। तो अगर d2/d1 है फार्मूले में और d2 ज्यादा होगा d1 से, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर हमारा ज्यादा आएगा 1 से। तो वही कह रहा है कि अगर d2 की लंबाई d1 से ज्यादा है, d2 हमारी प्रयास भुजा या एफर्ट आर्म है, d1 हमारी भार भुजा या वेट आर्म है, तो कह रहा है यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक होगा। ये ज्यादा होगा, ये कम, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी भाग देने पर। तो यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ होता है कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैकेनिकल लाभ ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कम बल लगा करके हम अधिक भार उठा सकते हैं। ये बात निकल करके सामने आ गई। अब कह रहा है कि सीसा के अतिरिक्त भी आपके इर्द गिर्द उत्तोलकों के बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सीसा मतलब जिसमें बच्चे झूलते हैं, एक तख्ता टाइप रहता है, उसमें बीच में कसाव रहता है, एक फलक्रम एक तरह से, इधर उधर बच्चे रख के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे झूलते हैं। कुछ अन्य उत्तोलकों के उदाहरण आपने अपने परिवेश से ढूंढिए, यानी अपने आसपास से ढूंढिए। प्रत्येक के लिए उनके आलम्ब भार भुजा, प्रयास और प्रयास भुजा की पहचान कीजिए, यानी वेट और वेट आर्म, अफर्ट और अफर्ट आर्म की पहचान कीजिए। आप यह सफलता से दर्शा सकते हैं कि यदि समांतर बल F1 और F2 उत्तोलक यानी लीवर के लंबवत न हो बल्कि कोई कोण बनाते हुए लगे हों, तब भी आघूर्ण का नियम लागू होता है।
तो ये ध्यान दीजिए कि आघूर्ण के नियम के लिए जरूरी नहीं है कि बल और बल की जो भुजा है वो एक दूसरे के लंबवत ही हो, किसी कोण पर भी होंगी तो भी बल आघूर्ण का नियम लागू होता है। वो साइन थीटा आ जाता है तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो अपने आप वो मेंटेन हो जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आज हमने आघूर्ण पढ़ा, आघूर्णों का सिद्धांत पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब आगे आ जाता है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि नाम से पढ़ा है, पता चल रहा है कि गुरुत्व शब्द पृथ्वी से लिया गया है। पृथ्वी, गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो पृथ्वी हमारे हिसाब से सबसे बड़ी है जो हम आसपास देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज पृथ्वी ही देख रहे हैं। तो उसके केंद्र को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी ओर एक बल लगाती है, वो बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, इसीलिए गुरुत्व केंद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कह रहे हैं कि आप में से कई लोगों ने अपनी नोटबुक को अपनी उंगली की नोक पर संतुलित किया होगा। तो पुस्तक को ऐसे उंगली के नोक पर संतुलित करें अगर, तो चित्र 6.24 इसी तरह का एक क्रियाकलाप है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो फिगर 6.24 हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए एक पेंसिल है, उसकी नोक से एक पत्थर टाइप बना हुआ है, इसको साधा जा रहा है। तो कह रहा है इसी प्रकार का प्रयास। तो इस पर ये बल पृथ्वी की वजह से इसका भार पृथ्वी के केंद्र बिंदु की ओर लगेगा mg, और जो बल लगा रहे हैं इस भार के कारण प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा r। तो सारे mg जो है इस पत्थर के नीचे की ओर लग रहे हैं, लेकिन ये केंद्र बिंदु हमने ढूंढ लिया जहां पर इसका संतुलन हो जाता है। तो इसी को गुरुत्व केंद्र कहेंगे, जहां पर सारा भार इसका काम करता है। तो देखिए कह रहा है कि चित्र 6.24 उसी तरह का एक क्रियाकलाप है जो आप आसानी से कर सकते हैं। एक अनियमित आकार का एवं द्रव्यमान वाला गत्ते का टुकड़ा और पेंसिल जैसी कोई बारीक नोक वाली वस्तु लो। कुछ बार प्रयास करके आप गत्ते के टुकड़े में एक ऐसा बिंदु G ढूंढ सकते हैं जिसके नीचे पेंसिल की नोक रखने पर गत्ते का टुकड़ा उस नोक पर संतुलित हो जाएगा। तो इस स्थिति में गत्ते का टुकड़ा पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में रहना चाहिए। तो क्षैतिज अवस्था में रहना चाहिए, ये इसके क्षैतिज में ध्यान दीजिए, गत्ते का टुकड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस स्थिति में गत्ते का टुकड़ा पूर्णतः क्षैतिज अवस्था में रहना चाहिए। तो ये जो गत्ते का टुकड़ा है ये हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, और ये पेंसिल जो है इसके वर्टिकल है, देखिए ऊर्ध्वाधर। तो वही कह रहा है यह संतुलन बिंदु गत्ते के टुकड़े का गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। पेंसिल की नोक ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर लगने वाला एक बल प्रदान करती है, जिसके कारण गत्ते का टुकड़ा यांत्रिक संतुलन में आ जाता है, जैसा चित्र 6.24 में दर्शाया गया है, जिसको अभी हमने देखा। पेंसिल की नोक का प्रतिक्रिया बल R गत्ते के टुकड़े के कुल भार mg के बराबर और विपरीत है, और इसीलिए यह स्थानांतरित संतुलन में है। तो ये जो संतुलन की बात हो रही है ये स्थानांतरित संतुलन में है, और पेंसिल की नोक की जो प्रतिक्रिया है वो कुल भार mg के बराबर एवं विपरीत है, इसीलिए ये गत्ता यांत्रिक संतुलन यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। साथ ही यह घूर्णी संतुलन में भी है। ध्यान दीजिए, यह घूर्णी संतुलन में भी है। क्यों घूर्णी संतुलन में है, इसके बारे में थोड़ा सा बारीकी से समझें। तो कह रहा है कि ये साथ ही यह घूर्णी संतुलन में भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो असंतुलित बल आघूर्ण के कारण यह एक ओर झुक जाता और गिर जाता। तो ध्यान देना है कि स्थानांतरीय और घूर्णी दोनों तरह से यह गत्ता संतुलन में है, क्योंकि अगर घूर्णी संतुलन या बलाघूर्ण घूर्णी संतुलन न होता तो बलाघूर्ण के कारण यह गत्ता एक तरफ झुक करके गिर जाता। इस बात को ध्यान देना।
गुरुत्व बल के कारण गत्ते के टुकड़े पर बहुत से बलागुण प्रभावी हैं, क्योंकि एकाकी कणों के भार m1 g तथा m2 g आदि g से विभिन्न दूरियों पर कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसा हमने चित्र में देखा है कि ये m1 g1 m1 g m2 g ये सब इस g बिंदु से अलग बहुत काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी ये संतुलन में है। तो इसका मतलब है कि इनका सब का परिणामी इस कैपिटल G पर ही काम कर रहा है। इस बात को समझना है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए वही फिगर बनाया है। कह रहा है कि गत्ते के टुकड़े को पेंसिल की नोक पर संतुलित करना। पेंसिल की नोक गत्ते के टुकड़े का गुरुत्व केंद्र निर्धारित करती है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है गत्ते के टुकड़े का गुरुत्व केंद्र इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि m1 g m2 g आदि बलों का इसके परितः लिया गया आघूर्ण 0 है। तभी तो संतुलन में है, घूम भी नहीं रहा है और न स्थानांतरीय गति कर रहा है, यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। यदि r1 गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष किसी पिंड के आयवें कण का स्थित सदिश हो तो इस पर लगने वाले गुरुत्व बल का गुरुत्व केंद्र के परितः बलागुण τ1 बराबर r i m1 g होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे बलागुण बराबर लगे हुए बल एवं फलक्रम के बीच की दूरी गुणे बल। तो यहाँ पर बल गुरुत्व बल है, तो गुरुत्व बल के कारण F बराबर mg होता है। तो यहाँ F की जगह mg रख गया, और I की बात है तो m1 mig रखा गया। तो गुरुत्व केंद्र के परितः यहाँ पर हम क्रॉस लगा सकते हैं, ये दिखा नहीं रहा, ये क्रॉस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बलागुण 0 होने के कारण, तो अगर गुरुत्व केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय आघूर्ण 0 हो तो टाउ जी बराबर एडिशन या सब का योग टाउ आई बराबर एडिशन ऑफ r1 क्रॉस आर आई क्रॉस एम आई जी बराबर 0 होगा। मतलब कुल बलागुण 0 होगा, तभी तो वो नहीं घूम रहा है। इसलिए किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को हम एक ऐसे बिंदु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बलागुण 0 हो। घूम नहीं रहा तो कुल गुरुत्वीय बलागुण तो 0 होगा ही। हम देखते हैं कि समीकरण 6.33 में G यानी गुरुत्वीय त्वरण सभी कणों के लिए समान है। देखिए हर एक के लिए m1 G यहाँ पर भी है, m2 G यहाँ पर है, तो द्रव्यमान तो m1 m2 हो गया, लेकिन G सब जगह बराबर ही है, क्योंकि पृथ्वी में G की वैल्यू बराबर है। ऊंचाई में गहराई में जाने पे थोड़ा परिवर्तन होता है। तो कह रहा है हम देखते हैं कि समीकरण 6.33 में G सभी कणों के लिए समान है, अतः यह योग चिन्ह ये संकलन का चिन्ह है से बाहर आ जाता है। तो G बाहर ले आएंगे क्योंकि सब जगह समान है, अतः संकलन MI/RI बराबर 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। याद रखिए कि स्थित सदिश RI गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष नापे गए। ये ध्यान रखना है कि जो RI है स्थित सदिश ये गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष नापे गए हैं। जैसे उत्तोलक या लीवर में हम फलक्रम लेते थे तो फलक्रम के सापेक्ष स्थित सदिश को नापते थे कि बल और फलक्रम के केंद्र बिंदु से बल की दूरी लेते थे, वही स्थित सदिश होता था। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र से जो बल लग रहा है या भार लग रहा है उसकी दूरी हम लोग लेंगे। तो वही कह रहा है कि याद रखिए कि स्थित सदिश RI गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष नापे गए। अब अनुभाग 6.2 की समीकरण 6.4a के अनुसार यदि संकलन MI/RI बराबर 0 तो मूल बिंदु पिंड का द्रव्यमान केंद्र होना चाहिए। तो जो मूल बिंदु है यह पिंड का द्रव्यमान केंद्र होना चाहिए। अतः पिंड का गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र
एक ही हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही हो गए, क्योंकि गुरुत्व केंद्र के लिए भी ये देखे बलागुण 0 है। तो गुरुत्व केंद्र और बलागुण केंद्र एक ही है। हमारे ध्यान में यह बात आनी चाहिए कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु का आकार इतना छोटा है कि इसके सभी बिंदुओं के लिए जी का मान समान है। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो जब ऊंचाई पहाड़ में या गहराई में जाते हैं तो जी के मान में थोड़ा परिवर्तन होता है, परंतु चूंकि ये पिंड बहुत छोटा है तो इसके सभी बिंदुओं पर जी का मान समान है। यदि पिंड इतना बड़ा हो जाए कि इसके एक भाग की तुलना में दूसरे भाग के लिए जी का मान बदल जाए, तब गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र बदल जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये पूरा अंडरलाइन करिए। केंद्र संपाती नहीं होंगे, यानी एक दूसरे के स्थान पर नहीं होंगे। इस बात को ध्यान देना है। संपाती का मतलब कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब जैसे एक वृत्त खींचा जाए, बाहर दूसरा वृत्त खींच दिया जाए और दोनों का केंद्र बिंदु एक ही हो, तो ये मतलब होता है संपाती या कॉन्साइड्स का। अब देखिए आगे कह रहा है, मूल रूप में ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। मतलब द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र, ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। द्रव्यमान केंद्र का गुरुत्व से कुछ लेना देना नहीं है, यह केवल पिंड में द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है। तो जो गुरुत्व केंद्र है यह द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। गुरुत्व केंद्र का द्रव्यमान केंद्र से कोई लेना देना नहीं। अब ये देखिए एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में कह रहा है कि अनियमित आकार के फलक का, यानी इधर उधर बराबर चारों ओर फलक नहीं है, का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। फलक का गुरुत्व केंद्र जी इसको एक कोने से लटकाने पर इससे होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर पड़ता है। तो ये एक कोने से अगर लटका दिए जाए यहाँ से धागा बांध करके, तो देखिए लटकेगा। तो ये पॉइंट लिए गए हैं ABC, ये A1, ये B1, ये C1। तो ध्यान दीजिए, ये चूंकि ये एक ही रेखा है तो C1, B1, A1 लिया गया है। तो जहाँ पर काट रहे हैं यही मूल बिंदु, ये बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है। कह रहा अनियमित आकार के फलक का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, फलक का गुरुत्व केंद्र G, इसको एक कोने से लटकाने पर इससे होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ से लटकाई गई, ये जहाँ से गुजर रही है, तो ये बिंदु हमारा गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। इसीलिए इसको G यानी ग्रेविटी सेंटर से दर्शाया गया है। अब देखिए आगे कह रहा है, अनुभाग 6.2 में हमने कई अनियमित समांग पिंडों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात की थी। समांग मतलब सब जगह बराबर हो या नियमित हो। स्पष्टतः यदि पिंड विशालकाय नहीं है तो उसी विधि से हम इसके गुरुत्व केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर विशालकाय ना हो तो उसी विधि जो पीछे पढ़ी गई है उससे ज्ञात कर सकते हैं, या इस प्रकार भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि चित्र 6.25 गत्ते के टुकड़े जैसे किसी अनियमित आकार के फलक का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने की एक अन्य विधि दर्शाता है। तो यह 6.25 एक अलग प्रकार की विधि है। जैसे गत्ते का हम लोगों ने ज्ञात किया था, वैसे ही हम इसको इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस फलक को किसी बिंदु जैसे ए से लटकाएं तो ए से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन गुरुत्व केंद्र से गुजरती है। हम इस ऊर्ध्वाधर रेखा A1 को अंकित कर लेते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको A1 से अंकित करते हैं। A1 ये रेखा, ये जो आ रही है। अब हम फलक को किसी दूसरे बिंदु जैसे B या C से लटकाते हैं। इन दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं का कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र है।
अब अगर हम ऐसे लटकाएं सी से तो ऐसे ये रेखा ऐसे जाएगी, या बी से लटकाएं तो रेखा ऐसे जाएगी, कुल मिला के इसी जगह से गुजरेगी, तो यही हमारा गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। तो कटान बिंदु ही हमारा गुरुत्व केंद्र है। अब देखिए कह रहा है कि समझाइए कि यह विधि क्यों प्रभावी होती है। चूंकि यहाँ पिंड छोटा सा ही है, अतः इस विधि से इसका द्रव्यमान केंद्र भी ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी पिंड छोटा है, तो गुरुत्व केंद्र के साथ साथ इसका द्रव्यमान केंद्र भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आ जाता है आगे उदाहरण 6.8। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।